और हमको कॉकरोच बोलता था। दिलवा दिया ना तुम्हारा इस्तीफा। बड़ा आया। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा कोई मामूली विवाद नहीं है, कॉकरोच पार्टी विवाद है। क्योंकि हम कॉकरोचों ने ऐसी बैंड बजाई, साले का इस्तीफा ही दिलवा दिया। शुभंकर मिश्रा ने बहुत अच्छी बात कही, कॉकरोच गैंग इज द बेस्ट गैंग। कॉकरोचों से पंगा नहीं लेने का। हाँ वेडो, सिट्टी मारते हैं कॉकरोच, सिट्टी सिट्टी मारते हैं सिट्टी। मोदी सरकार में पहली बार नैतिकता के आधार पर मंत्री जी का इस्तीफा हुआ, लेकिन सवाल हमारा यह है कि जिस समस्या को लेकर देश के छात्र बीते कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो समस्या चली गई? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार के अहंकार को तो गिरा दिया, लेकिन गुरु समस्या जो है वो जस की तस रह गई। देखो, अहंकार तो गया है, क्योंकि मोदी सरकार में नियम था कि इस्तीफा हम नहीं देते हैं। इस्तीफा मतलब जवाबदेही, मान लेना कि गलत हुआ है, और हम मानते नहीं। इसीलिए शायद शुक्रवार को सरकारी सूत्र कह रहे थे कि इस्तीफे का सवाल नहीं है, लेकिन इस्तीफा हुआ, बच्चों ने लिया और देना पड़ा। लेकिन जब इस बात की खुशी पूरे देश में फैली और बच्चा को लग रहा है कि उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है, नेता लोग अपना जय जयकारा कर रहे हैं, पत्रकार लोग अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं, तो हमारे मन में सवाल है कि इस्तीफे से बदले क्या? क्या अगली परीक्षा 2026 से ज्यादा सुरक्षित होगी? क्या जो बच्चे हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया? क्योंकि परीक्षा तो एनटीए करवाती है। मंत्री को हटाना अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, जवाबदेही हो सकती है, लेकिन समस्या और नीचे जड़ में, और एनटीए के अंदर की कहानी अगर हम आपको बताएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि 6.5 करोड़ लोगों की परीक्षा करवाने वाले केवल 24 लोग हैं जो सरकारी हैं, बाकी सब तो ठेके पे है। तो क्या मंत्री के जाने से 24 लोग सही परीक्षा करवा लेंगे? और जो सरकार पकड़ रही है, जिन लोगों पर केस ठोक रही है, उनकी चार्जशीट क्या बनेगी? क्योंकि इतिहास ये कहता है कि सजा होने में 14 साल लग जाते हैं। सवाल यह भी कि ऐसा तो नहीं कि इस पूरे आंदोलन से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का बड़ा फायदा हुआ, सरकार का अहंकार टूट गया, इसके अलावा कुछ नहीं बदला। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली कुर्सी दिखाकर उस मशीन को छुआ ही नहीं गया जिससे पेपर लीक होते हैं। क्योंकि पेपर लीक की जड़ें कई सारी हैं और पेपर लीक को लेकर कई सारी मांगे होनी चाहिए थी, जिसमें एक प्रमुख मांग मंत्री का इस्तीफा होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल की बाकियों क्या? क्योंकि बाकी चीजें नहीं बदली। और आज इस वीडियो में खुशी के साथ साथ हम उन मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा, और ये मुद्दे जो हम बताने वाले हैं, ये हो सकता है आपका दिमाग खराब कर दे। नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा। आप सब ने हमारा बहुत साथ दिया, इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मंत्री जी का इस्तीफा जो है वो कोई छोटा कदम है, बहुत 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 बड़ा कदम है। 12 साल में पहली बार अगर किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जा रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जवाबदेही होनी चाहिए, लोकतंत्र को स्वस्थ रखती है। क्योंकि अब इससे मंत्रियों में डर रहेगा और भविष्य में भी शायद और मंत्रियों कुर्सी लेने के लोग बैठे रहेंगे। लोग कहेंगे कि भैया मेहनत करो, ईमानदारी रखो, बच्चों की बात सुनो। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। अब इस वीडियो को समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। तो देखिए, हुआ यह कि मंत्री साहब की जवाबदेही हो, और यह बहुत बड़ी बात थी। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मंत्री साहब की जवाबदेही भारत के इस नए दौर में ऐतिहासिक है। और ये आने वाले समय में और बहुत सारे मंत्रियों पर भी प्रेशर डालेगी कि आप बढ़िया काम कीजिए। क्योंकि 22 लाख बच्चे अगर परेशान होते हैं और दूसरी बार होते हैं तो फिर जवाबदेही तो साहब बनती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस्तीफा मंत्री का हुआ है। अब दो तरह की मांग होती है। एक मांग होती है जो संगठन वाले की है, जंतर मंतर से, और एक मांग होती है जो भीड़ की होती है। भीड़ जिसे शायद बोलने का मौका नहीं मिला, और अब उसके मन में यह डर समा रहा है कि क्या इस्तीफा जो है, जो जवाबदेही तय कर रहा है, वो बच्चे को राहत भी देगा। यह समझना पड़ेगा।
और इसको समझने के लिए आपको पेपर लीक समझना पड़ेगा, क्योंकि पेपर लीक कोई जादू नहीं है। पेपर छपता है, फिर ट्रक में बंद होता है, फिर गाड़ी से सफर करता है, किसी स्कूल के किसी कमरे में रखाता है और परीक्षा की सुबह वो कमरा खुलता है। इस पूरे सफर में जितने हाथ ट्रक को छूते हैं उतने ही मौके बनते हैं। और इसीलिए शायद 2024 के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था राधाकृष्णन कमेटी। अक्टूबर 2024 में सबसे पहले इसी सफर पर उसने हाथ रखा। सिफारिश आसान थी, पेपर को छापकर आप गाड़ी से भेजना बंद कर दीजिए, आप उसे ताला लगाइए, फाइल की तरह सीधे सेंटर के कंप्यूटर पर भेज दीजिए और परीक्षा से थोड़ी देर पहले वही छाप लीजिए। आगे बढ़कर धीरे धीरे कागज छोड़ो, परीक्षा कंप्यूटर पर करना। अब यहां भी साफ कर दें, कंप्यूटर पर परीक्षा भी कोई पक्का इलाज नहीं है। सेंटर के अंदर भी गड़बड़ी गुंजाइश रहती है, लेकिन ट्रक वाला रास्ता वो जरूर बंद कर देती है। जनवरी 2025 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सारी सिफारिशें लागू करेगी, लेकिन फिर 2026 आ गया, कागज छोड़ने वाली वो मुख्य सिफारिश लागू ही नहीं की गई। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री का दावा था कि सिफारिशें शब्द दर शब्द लागू की गई। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बाद में कहा कि भाई साहब, बड़े दुख की बात है कि आप लोगों ने सब कुछ जानते हुए सबक नहीं लिया। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान नहीं है और अगले मंत्री आ गए हैं, तो सवाल यह है, अगली बार वो ट्रक क्या उसी गाड़ी में जाएगा? क्या कोई तारीख आई कि 2027 की परीक्षा कंप्यूटर पर होगी? क्या कैबिनेट के फैसले में ऐसा कहा गया? और सबसे खतरनाक बात यह कि सरकार ने खुद माना था कमांड चेन टूटी है, यानी ऊपर से नीचे तक आदेश पहुंचाने में कड़ी ही जुड़ी नहीं थी। इसका मतलब समस्या सिर्फ ट्रंक की नहीं है, पूरे सिस्टम की है। ट्रंक बदल भी लिया और आदेश ऊपर से नीचे तक नहीं पहुंचा तो फिर लीक हो जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या एनटीए में कुछ बदलेगा? क्योंकि परीक्षा तो एनटीए कराना है, मंत्री सिर्फ आदेश देता है। और एनटीए का सच यह है कि जो संस्था 6 करोड़ से अधिक बच्चों की परीक्षा करा चुकी है, उसके पास अपने लोग नहीं है। और यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, सरकार ने बताया था। दरअसल 22 जुलाई को इस्तीफे से 3 दिन पहले सरकार ने राज्यसभा में खुद बताया कि एनटीए में पक्के पद केवल 39 है, 39, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं दे आर ओनली 24, यानी केवल 24 आदमी काम करते हैं। केवल 39 आदमी की जगह है, उसमें भी 24 काम करते हैं, 15 खाली है। और ये 24 भी एनटीए के अपने कर्मचारी नहीं है, ये दूसरे विभागों से कुछ साल के लिए अफसर है। बाकी काम 73 ठेके वाले और 124 बाहर से लिए गए लोग संभालते हैं। हाँ, ये सच है कि परीक्षा के दिन हजारों लोग तैनात होते हैं, लेकिन उसमें एक भी एनटीए का स्थायी कर्मचारी नहीं होता। सिटी कोऑर्डिनेटर किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, सेंटर सुपरवाइजर उसी स्कूल का टीचर है, वेंडर जो है वो ठेकेदार है जो अगले साल बदल सकता है, और ऊपर बैठे वो 24 अफसर भी 2-3 साल में अपने अपने विभाग में लौट जाते हैं। यानी पूरे ढांचे में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि ये मेरी संस्था है, इसमें जो गलत होगा वो मेरे हिस्से आएगा, बदनामी मेरे हिस्से आएगी। जब मालिक ही नहीं है तो बाबूजी गलत होने का चांस तो बन जाता है ना। और यही हुआ था 2024 में। हजारीबाग के स्कूल में परीक्षा के सुबह ट्रक पहुंचे। सीबीआई के मुताबिक वहां के प्रिंसिपल और उप प्रिंसिपल ने कमरे तक बिना इजाजत लोगों को जाने दिया। अब इस्तीफा हुआ है, 47 अधिकारी निकाले गए हैं, लेकिन ना रैंक बताई गई है, ना पद बताया गया है, ना ये बताया गया कितने लीक में शामिल थे और कितने लापरवाही में। और यहीं से मेरा सवाल है कि ये कार्रवाई मिसाल बनानी थी तो नाम छिपाने की जरूरत क्या थी? जब तक ये नहीं बताया था ये सफाई है, जवाबदेही हम नहीं कह सकते। और अभी भी एनटीए में 15 पद खाली है ही 39, उसमें भी 15 खाली। तो जब तक एनटीए के अंदर अपने पक्के और जवाबदेह लोगों की टीम नहीं बनेगी, तब तक कोई भी नया महानिदेशक या मंत्री सिर्फ एक मरहम लगाना होगा। दूसरी बात, जो नए मंत्री जी आए हैं, जोशी जी, प्रहलाद जोशी जी के पास पहले से कई विभाग हैं, ऐसे में उनको एक नया विभाग और दे दिया गया है। अब एक आदमी जिसके पास पहले से विभाग है उसको नया विभाग दे दिया गया है, तो वो कितना काम करेगा? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान यहां रहकर भी इतने प्रेशर में सब कुछ हाथ पांव मारने के बाद भी इस विभाग को पूरा नहीं संभाल पाए थे, कमियां निकल रही थी। तो ऐसे में प्रहलाद बाबू क्या पूरा संभाल लेंगे? ये सरकार मान ली है कि गुस्सा जो है वो खाली धर्मेंद्र प्रधान से था, नया आदमी आएगा फिर उसको ऑटो मोड पे चला देंगे। मतलब ये सोचने वाली बात है, इसको सोचिएगा जरूर, बड़ी गंभीरता वाली बात है, टेक्निकल पॉइंट से अतर हटके। हालांकि सरकार ने एक नया बिल बनाया है जिसकी हेडलाइन आई कि 10 साल की सजा है, 10 करोड़ का जुर्माना है, तेज सुनवाई वाली अदालत जो 3 महीने में फैसला देगी।
लेकिन सवाल यह कि सख्त कानूनी हल था तो फरवरी 2024 में जो कानून बना उसके बाद लीक क्यों हुआ? क्योंकि उस कानून में भी अधिकतम सजा 10 साल थी। हाँ, जुर्माना 1 करोड़ था, लेकिन 10 साल कोई नई बात नहीं है। और जो आदमी 50 लाख रुपए लेके पेपर बेच रहा है वो 1 करोड़ भी देगा, 10 करोड़ भी दे देगा। तो नया सिर्फ ये हुआ है कि जुर्माना 10 गुना हुआ है, तेज अदालत जुड़ी है। अब मैं सरकार का तर्क मान के चलता हूं, पेपर लीक असल में पैसे का धंधा है और पैसे के धंधे में सबसे बड़ी चोट जुर्माने से पड़ती है। 10 करोड़ का जुर्माना गणित बदल सकता है, लेकिन सजा का डर तब बैठता है जब सजा का जिंदा उदाहरण सामने आए। और उदाहरण कहां है? 2024 से केस में नवंबर 2024 तक 45 लोगों पर चार्जशीट लगी थी। आज 20 महीने बाद मुकदमा नहीं शुरू हुआ है। 44 जमानत पर बाहर है। जेल में खाली एक शख्स है और इसी हफ्ते सीबीआई ने उस केस के सबसे चर्चित नाम को क्लीन चिट दी, ये कहते हुए कि पेपर चोरी में उसकी कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ी, सबूतें नहीं मिला। अब जिस केस को मिसाल बनाना था वहां 20 महीने बाद मुकदमा तक नहीं है। पुराने उदाहरण भी हैं जहां सजा देने में 14 साल लगा और 2 दिन में जमानत पे निकल आए। इससे डर पैदा होगा। सजा के बाद मुकम्मल करोगे ना भाई। फास्ट ट्रैक भी अपने मन से थोड़ी ना करेगा। पुराने केसेस में भी 50-60% केसेस में आप एफआईआर नहीं दर्ज कर पा रहे थे, आधे जमानत पे निकल जा रहे थे, आधे के बाद में सबूत नहीं मिलते हैं और 2 आदमी सबूत मिला था जो जमानत पे छूट गए। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कर लेगी, 10 करोड़ क्या कर लेगा। सीबीआई 13 लोगों को पकड़ती है जिसमें एनटीएस जुड़े 2 शिक्षक महाराष्ट्र के बड़े कोचिंग नेटवर्क हैं और 24 जुलाई को दिल्ली की अदालत एक आरोपी की जमानत खारिज करती है, यह कहते हुए कि भाई संगठित गिरोह है। लेकिन गिरफ्तारी सजा नहीं होती, चार्जशीट फैसला नहीं होती। कहानी वही है जो कोई पूछ नहीं रहा है। सीबीआई ने अक्टूबर 24 में कहा था कि उसने 144 ऐसे बच्चों की पहचान की है जिन्होंने लीक हुआ और हल हुआ पेपर खरीदा था और नाम एनटीए और मंत्रालय को सौंपे थे। आज 2 साल हो गए, दाखिले रद्द हुए या नहीं हुए इसका कोई जवाब नहीं। अब आप सोचिए ना, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बच्चा ईमानदारी से परीक्षा देकर पीछे रह गया उसकी सीट किसी और के पास है और वो सीट किसी इस्तीफे से वापस नहीं आती और आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो फिर सवाल है कि कुल हिसाब क्या बैठा? आप जोड़िए, मंत्री गए, 22 लाख बच्चों का चलिए ये साल बच गया, 13 गिरफ्तारी हुई, इन पर आश्वासन मिला है, एफआईआर वापसी जिसकी लिखित गारंटी अभी आनी बाकी है, मुआवजा मांग 1 करोड़ थी, कहा गया है कि ठीक है जितना नियम कायदा कानून देगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। पर कहानी जो नहीं हुआ उसकी इंपॉर्टेंट है। पेपर का रास्ता वही है, कंप्यूटर परीक्षा कोई तारीख नहीं, 15 पद खाली, मुकदमा शुरू नहीं। और राज्यों की परीक्षाओं पर जहां 2015 से 50 ज्यादा पेपर लीक हुए, 1 करोड़ 40 लाख अभ्यर्थी पिछे और वहां समझौते एक शब्द नहीं है। ये बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात क्या ये, मंत्री जी गए या गए तो साथ में एनटीए के अंदर बड़े बदलाव करके ही जनता को मानना था, क्योंकि जब तक भीड़ होती है तब तक सरकार सुनती है, भीड़ हटी कहानी गई। किसान आंदोलन देख लो, एनटीए एक अलग संस्था है जो मंत्रालय के सीधे नीचे नहीं आती। पेपर मंत्री के दफ्तर से नहीं, स्कूल के कमरे से निकलता है बाबू, यह समझना बहुत जरूरी है। और अगर हर संस्था की हर गलती पर मंत्री जाएगा तो कोई मंत्री की संस्था को अपने पैरों पर खड़ा होने देगा ही नहीं। हालांकि मिसाल की भी अपनी कीमत होती है। जैसे हम और आप अगर याद करें, भारत के इतिहास में 2 ही बड़े नाम आते हैं, एक शास्त्री जी का आता है और एक नीतीश बाबू का आता है। शास्त्री जी ने 1956 में दिया था, 70 साल बाद उदाहरण देते हैं। तो मिसाल की कहानी पर बहुत अच्छा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान चले गए, जाना चाहिए था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के जाने से क्या बच्चों की समस्या चली गई, ये समझने वाली बात है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मई को परीक्षा हुई थी, आज 25 जुलाई है, दोबारा परीक्षा हुई, नतीजा आया, डीजी हटा, सचिव बदला, बिल पास हुआ, मंत्री गए। ये अच्छा काम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीनों चीजें 12 हफ्ते में हो सकती थी, नहीं। एक, कंप्यूटर परीक्षा की तारीख का ऐलान, क्योंकि सिफारिश अक्टूबर 2024 की है और तारीख बताने में 20 महीना नहीं लगता। दूसरा, 15 खाली पद भरने का समय, जो फाइल का काम है, कानून का नहीं। और तीसरा, एक खुली रिपोर्ट की पता रहे जनता को मुकदमा कहां अटका है, 2024 से कानून के तहत आज तक कितने लोगों को सजा हुई। और इन तीनों में ना बजट लगता है, ना नया कानून चाहिए, सिर्फ चाहिए इच्छा शक्ति।
और असली परीक्षा गुरु यही ठीक होगी। यह आपको समझना। और ये समस्या ये है, ये टेक्निकल वाला बात किसी ने किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे नहीं चल सकता। समझने वाली बात है। खैर, एक तारीख और नोट कर लिए, 3 अगस्त। अगर उस दिन सरकार के हलफनामे में कंप्यूटर परीक्षा की तारीख है, खाली पद भरने की समय सीमा है और 2024 केस की स्थिति है, तो जेनजी का यह आंदोलन सिर्फ जीतेगा नहीं, उसने कुछ बदला भी। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जाने से समस्या समाधान नहीं होगी। समस्या समाधान इन तीनों चीजों से होगी। अभी मंत्री गए हैं, समस्या नहीं गई है। और अगर 3 अगस्त को भी ये तीनों चीजें गायब रही तो समझ लीजिएगा इस बार भी हमने सिर्फ चेहरा बदला है, अंदर कहानी नहीं बदली है। और ये बहुत टेंशन वाली बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार तक ये बातें भी पहुंचाते रहिए, वीडियो भी शेयर करते रहिए, तभी जाके सरकार समझेगी। मेन तो कहानी है ना, पूरा सिस्टम बदले चेहरे के साथ। चेहरा बदल गया, रिश्ता वही सोच नहीं, ये सोचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ये वैसा ही है, एंटी इनकम्बेंसी आती है, सरकारें अपने राज्य में विधायक मंत्री चेंज कर देती हैं और फिर वो आते, फिर वो लूटते हैं। यहां बदलना है तो ये 3 चीजें बदलनी। ये बदलेगा तो छात्रों के अच्छे दिन आ जाएंगे। बाकी आप शेयर कीजिएगा वीडियो और हमसे जुड़िएगा। व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह पर। यहां भी सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप पे खास तौर पर कमेंट सेक्शन में पहला लिंक। थैंक यू।